एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्टा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को हम 40 से 45 मिनट्स के अंडर हमेशा की तरह एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे, हर एक डायग्राम को कवर करेंगे। साथ साथ में एनटीए ने 2014 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे हैं वो हम कवर करेंगे। इतने स्पीडी, क्विक और कंसाइज लेक्चर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं जहां पर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों कवर हो रहे हैं। तो अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। चलो बिना देरी किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो एक मिनट के अंदर पहले तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझो। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कुछ ग्रुप में डाल देना। आपको भी पता है इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, हर एक स्पीसीज की इतनी इतनी पॉपुलेशन है, इतनी इतनी डाइवर्सिटी है, आप कैसे एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे? तो अगर सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया पे आप उनको ग्रुप में डाल देते हो, अब आप ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो उसमें पाए जाने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद हो जाएगी। बस इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बहुत अर्लियर टाइम से ही ना, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की। स्टार्टिंग में जो अटेम्प्ट थे वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे, वो बस हमारी नीड के बेसिस पे थे। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को डिवाइड करने की, क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्राइटेरिया जिसने यूज किया वो थे हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए ट्रीज को, प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड करने के लिए। हर्ब्स मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट, शर्ब्स मतलब स्मॉल बॉडी प्लांट, और ट्री तो आप जानते ही हो। इसी तरह से इन्होंने देखा कि वो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड है और वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड नहीं है, तो इस बेस पे इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। फिर आए लीनियस। लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमलिया में डिवाइड किया। तो मैम फिर एरिस्टोटल और लीनियस में फर्क क्या था? एरिस्टोटल ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस यूज किया। एरिस्टोटल ने कहा भाई जिनके पास सेल वॉल है उनको डाल दो प्लांट में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको डाल दो एनिमल में। उसके बाद देखो क्या था कि इसकी वजह से सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमने प्लांटे और एनिमिलिया किंगडम में क्लासिफाई तो कर दिए, लेकिन इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई में भी इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। अब बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स थे, जो किसी भी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट में आ पाए ना ही एनिमल पे आ पाए। इसीलिए ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये तो इनएडिक्वेट था। साथ साथ में हमें रिक्वायरमेंट थी कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम सेल वॉल का नेचर भी देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखें, हैबिटेट भी देखें, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखें। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। थ्रू आउट द टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए, पर एक चीज कांस्टेंट थी कि उसमें प्लांटे और एनिमेलिया ग्रुप जो थे वो तो कांस्टेंट थे, बाकी सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह चेंज होते रहे। उसके बाद देखो तो सबसे जबरदस्त जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आया वो दिया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले तो इन 5 किंगडम के नाम याद कर लो: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब देखो ये याद रखना इन्होंने क्राइटेरिया क्या यूज किया। 2026 और 2024 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहां पर ये क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर is not based on presence or absence of well defined nucleus। यहाँ देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लिखा हुआ आपको कहीं नहीं दिख रहा, पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सारे क्राइटेरिया को इन्होंने लिया था। फिर 2026 में अभी अभी ये क्वेश्चन आया, मेन क्राइटेरिया यूज बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? सेल स्ट्रक्चर इन्होंने लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला नहीं लिया था, तो सी को तो ऑप्शन में से काट दो। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन्होंने क्राइटेरिया लिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी लिया था, तो सी को छोड़कर बाकी सारे क्राइटेरिया यहां पर लिए गए थे। तो फटाफट से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल हम याद कर लेते हैं। देखो 5 किंगडम तुम्हें याद है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। सबसे पहले याद रखो सिर्फ मोनेरा यहाँ पर प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। अब मोनेरा प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट के बारे में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट है, मोनेरा है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करोगे, नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड्स की बनी हुई सेल वॉल मोनेरा में होती है। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है कुछ में। प्रोटिस्टा में याद रखना स्लाइम मोल्ड में जो है, और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है।
प्लांटे में प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है, एनीमिलिया में तो क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा और प्रोटिस्टा सेलुलर है, फिर टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हम एनिमेलिया में पहुंच जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में याद रखो मोनेरा और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी है और हीटोट्रॉफिक भी है। फंजाई हमारे पास सिर्फ हीटोट्रॉफिक है, प्लांटे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है और एनिमेलिया हमारे पास सिर्फ हीटोट्रॉफिक है। मोनेरा की बात करोगे तो ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स को यूज करके बैक्टीरिया अपना खाना बना लेते हैं, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, मतलब सनलाइट को यूज करके अपना खाना बना सकते हैं। साथ साथ में हम कह रहे हैं हीटोट्रॉफ है, मतलब ये सैप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं, और पैरासिटिक किसी के ऊपर या अंदर रहकर उसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन ये एक्वायर कर सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करोगे तो ये तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होंगे और या फिर ये हीटोट्रॉफिक हो सकते हैं। उसके बाद फंजाई में फंजाई सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होगी। एनिमेलिया प्लांटे आपको पता है प्योरली ऑटोट्रॉफिक होंगे और एनिमेलिया आपको पता है हीटोट्रॉफिक होंगे। यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, फूड पहले इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एसिमिलेट होगा और लास्ट में इजेशन होगा। सैप्रोफिटिक का मतलब भी आपको पता है। उसके बाद देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और आया जो कि कार्ल वुश ने दिया था। इसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और वो 2 हिस्से क्या है, एक है आर्के और एक है यू बैक्टीरिया। बाकी सब कुछ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया सब कुछ सेम। लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर आए। अर्लियर हमने क्या किया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मोसिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको ही प्लांट पे रख दिया था। और क्यों, किस बेसिस पे प्लांट पे रख दिया था भी, इन सबके पास सेल वॉल है, तो सबके पास सेल वॉल है तो बैक्टीरिया और प्लांट्स को एक साथ रख दोगे, वो वाली बात हो गई। उसके बाद देखो क्या है कि इसकी वजह से क्या हुआ था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे को हमने यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था। इसकी वजह से कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस हो गए थे। मतलब जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, इसको हमने स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को हमने क्या किया, एल्गे में रख दिया। फिर इसने हीटरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं किया, उनको एक साथ रख दिया जस्ट बिकॉज उनमें सेल वॉल है। अब प्लांट में तो सेल वॉल भाई सेलुलोज की है और फंजाई में सेल वॉल काइटिन की है, तो इसको हम एक साथ कैसे प्लेस कर सकते हैं, तो ये इसमें दिक्कतें थी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने इन दिक्कतों को सॉर्ट कैसे किया। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने कहा भैया जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए मोनेरा बना दिया। फिर इन्होंने कहा इतना ही नहीं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उनका भी एक अलग किंगडम बनेगा, तो इन्होंने प्रोटिस्टा बना दिया। भाई प्रोटिस्टा बनाने का फायदा क्या हुआ, देखो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनको पहले ना एल्गी में यानी प्लांट में रख दिया था क्योंकि इन दोनों के पास सेल वॉल है। और पैरामीशियम और अमीबा, इनको पहले दोनों को एनिमल किंगडम में रख दिया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। अब जब से हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का प्रोटिस्टा बनाया तब से हमने ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांट से निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया है, और इसी तरह से पैरामीशियम और अमीबा को भी एनिमल से निकाल कर कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा में रख दिया। अब देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम में इतने चेंजेस आए हैं थ्रू आउट द टाइम, जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिजम्स को लेके आगे भी बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। अभी के लिए हमने क्या देखना है कि हम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम ले रहे हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज तो हो ही, साथ साथ में फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज भी हो। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी काउंट किया जाए। अब हम अपना पहला किंगडम पढ़ेंगे जिसको हम किंगडम मोनेरा बोलते हैं। पहली बात तो ये, किंगडम मोनेरा के अंदर जो सोल ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो बैक्टीरिया होंगे, मतलब बैक्टीरिया का पूरा परिवार है ये किंगडम मोनेरा। अब देखो यहाँ ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अभी तुम्हें लग रहा होगा जिस कमरे में तुम बैठकर पढ़ रहे हो वहां सिर्फ अकेले तुम हो, पर नहीं, तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्यार से बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो ये हर जगह मिलेंगे, आप अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ले लेना, उसमें भी आपको 100 तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। भाई जहाँ कोई नहीं रह सकता, हॉट स्प्रिंग्स में तुम रह सकते हो क्या, डेजर्ट में तुम रह सकते हो ना, नहीं ना, पर बैक्टीरिया भाई साहब रह सकते हैं। तो हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, जहां पर और लाइफ फॉर्म सर्वाइव करने का सोच भी नहीं सकती, वहां बैक्टीरिया खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया यानी मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। इनकी शेप के बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। अगर ये स्पेरिकल है तो हम कोकस बोलेंगे, प्लूरल में कोकाई। अगर ये रॉड शेप है तो बेसिलस बोलेंगे, प्लूरल में बेसिलाई। कोमा शेप है तो विब्रियम बोलेंगे, प्लूरल में विब्रियो। और स्पाइरल शेप है तो स्पिरिलम बोलेंगे, प्लूरल में स्पाइरुलम।
इनके स्ट्रक्चर देख लो, कोकाई एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस याद रखना, बेसिलाई, बेसिलाई के ऊपर देखो स्पोर्स है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर से भी रिप्रोड्यूस करता है। स्पाइरुला देखो, इसके पास फ्लैजेला मतलब ये मूव करेगा, तो देखो बेसिलस का एग्जाम्पल हमने स्ट्रेप्टोबेसिलाई पढ़ा, और स्पाइरुला का एग्जाम्पल आप हेलिकोबैक्टर पायरोलाई पढ़ोगे। विब्रियो मतलब कोमा शेप, विब्रियो कोलेरा इसका एग्जाम्पल है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। देखो मोनेरा क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोट है, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, ये तो सही बात है, प्रेजेंट होगी प्लांट में और एनिमल्स में क्या होगी, एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये सही है। वैसे फंजाई एडिबल भी होते हैं जैसे मशरूम और टॉडस्टूल, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो हमें बोला हुआ है, देखो दो बैक्टीरिया का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ये बहुत सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, क्यों, देखो ये ऑटोट्रॉफ में भी मिल जाते हैं, हीटोट्रॉफ में भी मिल जाते हैं, यानी ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्के मतलब बहुत प्रिमिटिव, पुराने टाइप के, एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे जो हेलोफाइल्स हैं वो सोल्टी एरियाज में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले को थर्मो एसिडोफाइल्स बोलोगे, जो मार्शी एरियाज में रहेंगे उनको मिथेनोजेंस बोलोगे। अब ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया से डिफर कैसे है, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इनकी सेल वॉल, जो इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में हेल्प करती है। अब कुछ आर्के बैक्टीरिया मिथेनोजेंस मतलब काव बफलोस की गट में रहते हैं, इनके गट के एक पार्ट को र्यूमन बोलते हैं, इसीलिए इनको र्यूमिनेंट भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, इनकी गट में मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको मिथेनोजन बोलते हैं। इसीलिए इनका जो काव डंग होता है, गोबर होता है, उसमें भी मिथेन होती है, तो गोबर गैस में भी हमें CH4 यानी मीथेन मेजर अमाउंट में मिलती है। फिर बात करेंगे यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया की। इनके पास क्या होता है, रिजिड सख्त सी सेल वॉल होती है, और फ्लैजेला तभी प्रेजेंट होगा अगर ये मोटाइल है, मतलब अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, नहीं तो फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल आप पढ़ते हो साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हो। अब इस साइनोबैक्टीरिया को हमने ग्रीन प्लांट के साथ कंपेयर किया, क्योंकि जैसे ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल ए है, वैसे साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मेराइन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज होती है ना, उसके आसपास एक जेलिटिनियस शैत होती है। अब ये पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये एल्गल ब्लूम्स बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे कलरफुल से गुच्छे बना लेंगे। इनमें से कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ सेल्स, जिनको हम हीटरोसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है नोस्टॉक और एनाबिना। साथ साथ में यहाँ पर हम कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी देखते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, और साथ साथ में एनर्जी और ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इनका मेजर रोल है, न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन को ये रिसाइकल करते हैं। हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आप बात करोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करोगे। सिर्फ बुरे ही नहीं, इनका कुछ सिग्निफिकेंट अच्छा फंक्शन भी होता है, जैसे ये मिल्क से कर्ड बनवाने में हेल्प करते हैं, और कर्ड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मिल्क से जब कर्ड बन जाती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, कर्ड में जो होता है वो विटामिन B12 का अमाउंट ज्यादा होता है, और हमारी वो गट के लिए भी अच्छी होती है। एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये पैथोजन भी होते हैं, यानी क्रॉप वगैरह को, ह्यूमंस वगैरह को, एनिमल्स वगैरह के ऊपर भी डैमेज करते हैं। एग्जांपल पढ़ लो बैक्टीरियल डिसीजेस के, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर प्लांट में होता है, बाकी सब एनिमल डिसीजेस है। याद रखना, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो फिजन, यानी एक बैक्टीरिया ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगा, फिजन से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेते हैं, और एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से प्रिमिटिव टाइप का DNA ट्रांसफर करवा लेता है, इसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। यहाँ आप माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ फीचर याद रखोगे। माइकोप्लाज्मा को हम PBLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं है, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है। ये पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट में। इससे पहले हम प्रोटिस्टा पढ़े, हम मोनेरा के क्वेश्चंस को फटाफट से कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम। हेलोफाइल्स हमें मिलेंगे सोल्टी एरिया में, थर्मो एसिडोफाइल्स हमें मिलेंगे हॉट स्प्रिंग में, उसके बाद मिथेनोजन हमें गट ऑफ रूमिनेंट में मिलेंगे, और साइनोबैक्टीरिया हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर
फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में, सेलाइन कंडीशन में हमें आर के बैक्टीरिया मिल रहे हैं जिसमें हेलोफाइल्स हमें मिल रहे हैं. द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्रोडक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है मिथेनोजन जो रूमिनेंट के गट में रहते हैं. मतलब उसके बाद देखो आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, कैसे? इनकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से. द गट ऑफ काउ एंड बफलो पोजेस मिथेनोजन्स होते हैं इनमें. उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं. दे लैक हिट्रोसिस, नहीं भाई इनके पास हिट्रोसिस होता है, हिट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है. पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम बना लेंगे. क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है जो कि ग्रीन प्लांट की तरह सिमिलर है. ये तो हमारा हो गया. आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मम्प बैक्टीरिया से नहीं होता, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से नहीं होता, कॉलेरा और टेटनस बैक्टीरिया से होता है. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा हुआ है. इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल में? वो है हमारा प्यारा माइकोप्लाज्मा. क्राइजोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड, इन सबको हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे. तो देखो किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. इसकी ना कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. किसी एक बायोलॉजिस्ट को जो चीज प्लांट है जैसी लग रही है वो, मतलब इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स नहीं ऑर्गेनिज्म, वो किसी को तो फंजाई जैसे लग रहे हैं, किसी को प्लांट्स जैसे फीचर लग रहे हैं, किसी को एनिमिलिया जैसे फीचर लग रहे हैं. तो कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में. इसमें आप अलग अलग ग्रुप पढ़ते हो जैसे क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन. एक एक करके इसको पढ़ेंगे. वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होगा क्योंकि ये यूकैरियोट है. सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होगी क्योंकि ये यूकैरियोट है. फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होगा जो कि इनकी मोटिलिटी में हेल्प करता है. ये असेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से. एक एक करके ये सारी कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ना है क्राइजोफाइट. क्राइजोफाइट में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डायटम्स और डेस्मिट यानी कि गोल्डन एल्गी. ये हमें फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट दोनों में मिलेंगे. ये पानी में ना पैसिवली फ्लोट करेंगे. पैसिवली फ्लोट मतलब कोई एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इनको हम प्लैंकटन बोलते हैं. अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, एनर्जी को यूटिलाइज करके ये मूव करते हैं पानी में, तो हम इनको नेक्टन्स बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है ना, दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं. सेल वॉल जो है वो दो ओवरलैपिंग शेल की तरह होती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट होती है जैसे कि सॉप बॉक्स की तरफ फिट हो. अब इनके वॉल्स में ना सिलिका एम्बेडेड होता है. तो क्या होता है, सिलिका इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो मरने के बाद ये उस सरफेस पे सिलिका डिपॉजिट छोड़ते जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे सालों में डायएटमिशियस अर्थ बन जाती है. ये जो डायएटमिशियस अर्थ है ये ग्रीटिया मतलब खुदरी हुई सी है, रफ सा सरफेस है. तो इसको पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए और ऑयल्स की फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं. डाई एटम्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी बोलते हैं. दूसरा है हमारे पास डायनोफ्लैजेलेट. डायनोफ्लैजेलेट फोटोसिंथेटिक या मैराइन भी हो सकते हैं. अब इनके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के हो सकते हैं. इनकी आउटर सरफेस पे, इनकी सेल वॉल पे स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है. दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा और एक इनकी फरो के बीच में ट्रांसवर्सली लाई करेगा. इसमें रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं और इतना ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं कि पूरा हमें वहां पर जो टाइड्स है वो रेड कलर की दिखती है. अब ये दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है पर ये पॉइजनस होता है, बहुत सारे फिशेस वगैरह के लिए टॉक्सिक होता है. यूग्लिनोइड की बात करेंगे. यूग्लिनोइड बहुत खास ऑर्गेनिज्म है, इनको हम डुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये हीटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं. सेल वॉल तो नहीं है पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है जो इनकी बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है. इसका एग्जाम्पल, यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है, यूग्लिना याद नहीं होगा, देख लो कैसे याद करना है. अगला आता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सारे प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है. स्लाइम मोल्ड को हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं. ये क्या करते हैं, ये ट्विग्स, लीफ, डिकेइंग जो भी सामान है उसके साथ साथ चलते रहते हैं और उन मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, यानी कि ये क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है. सुटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज पे. फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पे स्पोर होते हैं, स्पोर के पास ट्रू वॉल्स है और ये हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब ये एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. स्पोर्स जो है वो एयर के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. फिर हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की. प्रोटोजोन्स क्या है, हिट्रोट्रॉफ है, ये प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं. ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल के. 4 मेजर ग्रुप में आप प्रोटोजोन्स को बांट सकते हो. पहले आपको ये 4 मेजर ग्रुप की खास खास बातें बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे. जैसे अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन, ये 4 मेजर ग्रुप हैं. अमीबॉइड हमें फ्रेश सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा.
फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग है, ऑफकोर्स इनके पास फ्लैजिला है तो ये फ्री लिविंग होंगे, मोटाइल होंगे, और दूसरा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सिलिएटेड एक्वेटिक होंगे, और स्पोरोजोन मतलब इनके पास एक स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स याद रखना, जैसे अमीबॉइड के पास, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, सिलिका की सेल वॉल में इनकी सिलिका प्रेजेंट होगी, मेराइन फॉर्म्स के पास सिलिका प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला होगा, सिलिएटेड के पास सिलिया होगा। एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये हमने पढ़ लिया कहाँ रहते हैं, इनके पास सूडोपोडिया होता है जिसके थ्रू ये फूड वगैरह को या प्रे वगैरह को कैप्चर करते हैं। मेराइन फॉर्म्स के पास सिलिका होगा, एग्जांपल है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से आपने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में पढ़ा हुआ है कि अमीबियासिस होता है, और कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ये अमीबियासिस क्या होता है, ये फैलता है। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसका बाकी सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया है, ये याद रखना स्लीपिंग सिकनेस कोज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है ट्राइपेनोसोमा, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। याद रखना अगर आपसे कोई पूछ ले ट्राइपेनोसोमा से होने वाली स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है, तो वो है हमारे पास सेट सी फ्लाई, इसको टेसी फ्लाई या सेट सी फ्लाई भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गुलेट बोलते हैं, जो कि इनके सेल सरफेस से इनकी बॉडी से आउटसाइड मूव होती है। अब क्या होता है, वाटर आता है इस गुलेट के अंदर, और इस गुलेट के अंदर जब वाटर आता है साथ साथ में फूड भी आ जाता है, एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। स्पोरोजोन में क्या होता है, एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में आप पढ़ते हो मलेरियल पैरासाइट, वो इसका एग्जांपल है। अब हमने प्रोटोजोन भी पूरा पढ़ लिया है, प्रोटोजोआ हमने पूरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस हम करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, ये किस में हम पढ़ते हैं, क्राइजोफाइट में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन डायटम्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, नहीं प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, सेल वॉल कुछ मेंबर्स के पास जैसे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन के पास नहीं है, बाकी के पास है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटा तो सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये सारे गलत और ये हमारे पास क्या है, सही। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हीटोट्रॉफिक, नहीं, कुछ क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, ये तो प्रोटिस्टा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, हमने अभी पढ़ा माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल वगैरह नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा में आते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सही है। अगला क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे, फंजाई के पास काइटिन की और प्लांटे के पास किसकी, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। मशरूम बेसिडोमाइसिटीज में आते हैं, अभी फंजाई में पढ़ेंगे। सूडोपोडिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, ये तो अमीबॉइड प्रोटोजोन में होते हैं, स्पोरोजोन में तो स्पोर लाइक स्टेज होती है और कोई लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटा है तो वहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बाकी सब में होगा। अब जो हमने मेन अपना अगला किंगडम पढ़ना है वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात तो इस पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म हीटरोट्रॉफिक होंगे, ग्रेट डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग तरह की मोर्फोलॉजी होगी, हैबिटेट होगा। मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट में आपने बहुत कॉमनली फंजाई देखी होगी। मशरूम जो आप बहुत खुशी खुशी खाते हो, टोडस्टोल जो आप बहुत खुशी खुशी खाते हो, ये एक फंजाई है। व्हाइट स्पॉट जो आपको मस्टर्ड लीफ के ऊपर दिखते हैं वो पैरासिटिक फंगस की वजह से है। आप यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट के बारे में पढ़ते हो, उसको हम बेकर्स और ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। कुछ फंजाई डिसीजेस करती हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया। कुछ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होती हैं जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो हर जगह मिलेगी, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट के ऊपर हर जगह मिलेगी। इसको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, तभी आपने देखा होगा गर्मियों में जब वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है फंजाई की वजह से। इसीलिए हम गर्मियों में फूड को क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं ताकि वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से स्पॉइल ना हो। एक्सेप्शन यहाँ पर ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस है। इस लाइन को याद रखना, इसमें पीवाईक्यू है। अच्छा, फंजाई के पास ना कुछ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हाइफे बोलते हैं। देखो ये जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हाइफे बोलेंगे, लेकिन अगर ये हाइफे एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है तो इस नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलेंगे। अब आप देखो कई बार क्या होता है ना, ये एक मान लो मैंने हाइफे बना दिया, इस हाइफे पे ऐसे क्रॉस वॉल यानी कि सेप्टे प्रेजेंट है। अगर ये क्रॉस वॉल और सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट बोलेंगे, सेप्टेट हाइफे बोलेंगे। और अगर यहाँ पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे सिनोसाइटिक
एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, असेप्टेड, सिनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड। वही बोला हुआ है कि लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफे बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम बोल रहे हैं। हाइफे अगर कॉन्टिन्यूस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे तो इनको सिनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे, और बीच में अगर सेप्ट है यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब सेप्टेट बोलेंगे। सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। ये हिट्रोट्रॉफ है, ऑर्गेनिक मैटर से या डेड सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इनको सेप्रोफाइट भी बोलते हैं। पैरासिटिक हो सकती है, किसी और की बॉडी में प्रेजेंट होकर अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करेगी। कई बार ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहती है। अगर ये एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेगी तो हम लाइकन्स बोलेंगे, और हाइयर प्लांट की रूट के साथ रहेगी तो हम इसको माइकोराइजा बोलेंगे। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फंजाई रिप्रोडक्शन करती है वेजिटेटिव मीन से, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से। FFB से याद रखो, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। या फिर यहाँ कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर्स की तरह होती है। 3 तरह के स्पोर्स हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पर्म और जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बन रहे हैं तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियस होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियो मतलब ऐसे याद रखो बाहर की तरफ, तो ये एक्सोजीनियस होते हैं। एस्को मतलब एस्कस, सैक किसी चीज के अंदर, तो ये एंडोजीनियस होते हैं। अब ये स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल पढ़ो। 3 स्टेप है फंजाई की सेक्सुअल साइकिल होती है। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट का जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा उसको प्लाज्मोगैमी बोल रहे हैं, फिर इनका न्यूक्लियर फ्यूज करेगा उसको कैरियोगैमी बोल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। लास्ट में जाइगोट में मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होगी तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब देखो फंजाई रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअली जब 2 कंपैटिबल टाइप के हाइफे आपस में आकर मेट करते हैं, मेटिंग करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम 2N बोलते हैं, मतलब जाइगोट बनता है। कई बार तो डायरेक्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, कई बार ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं बनता, एक N+N स्टेज बनती है जिसको हम डायकैरियोन स्टेज बोलते हैं। याद रखना फंजाई के आगे आप 4 क्लासेस पढ़ोगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में और ड्यूट्रोमाइसिटीज में ये डायकैरियोन स्टेज नहीं बनती, ये सिर्फ एस्को और बेसिडोमाइसिटीज में बनती है। कैसे याद रखोगे, देखो डायकैरियोन स्टेज बननी है मतलब डी से डायकैरियोन, डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो डी वाला डी में तो जाएगा नहीं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में डायकैरियोन स्टेज नहीं बन रही, फाइकोमाइसिटीज में नहीं बन रही। ऐसे याद रखो ABCD, A और B एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। C से याद रखो सेम, इनमें सेम कंडीशन होगी। क्या सेम कंडीशन होगी, डायकैरियोन वाली सेम कंडीशन होगी। लॉजिक घिसा पीटा है पर इस लॉजिक से याद हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो जो डायकैरियोन स्टेज बन रही है, डायकैरियो फेज इसको बोलते हैं। बाद में जाकर ये फ्यूज हो जाता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर रिडक्शनल डिवीजन से यहाँ हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। अब फंजाई को 3 क्राइटेरिया में, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम में, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में और फ्रूटिंग बेसिस के हिसाब से 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। याद रखो पहले तो इन चारों क्लासेस के बारे में मेन जो पॉइंट आपने याद करने हैं वो याद करवा देती हूँ, फिर इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। देखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइटिसीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। याद रखना जो माइसीलियम है सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेड और सिनोसाइटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेड, ब्रांच्ड और सेप्टेड। ये पॉइंट पहला याद रखो। असेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर होंगे, पहले ही बताया जूस्पोर मोटाइल होते हैं, बाकी जो एप्लेनोस्पोर वगैरह वो नॉन मोटाइल है, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। एस्कोमाइटिसीज में कोनिडिया होंगे, कोनिडिया कोन के ऊपर, यानी कोन के ऊपर हम कुछ डालते हैं, अंदर नहीं, कोन बाहर है तो बाहर मतलब एक्सोजीनियस, कोनिडियोफोर्स में ये कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। फिर याद रखो बेसिडियोमाइसिटीज में तो असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में जो स्पोर होंगे वो कोनिडिया होंगे। अगेन कोनिडिया कोन बाहर की तरफ यानी एक्सोजीनियस, कौन आया कोई बाहर आया ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सोजीनस, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर में आइसोगैमस हुए मतलब सेम टाइप के गैमेट्स, और एन आइसोगैमस या ऊगैमस मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट्स। एस्कोमाइटिसीज में यहाँ पर एस्कोस्पोर के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। चलें अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज।
देखो ये जो फाइकोमाइसिटीज है, इनके मेंबर्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे, डिकेइंग वुड में रहेंगे, मोइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहेंगे, और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। अभी बताया माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेड और सिनोसाइटिक है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेड है, तो ये पॉइंट तो याद ही रहेगा। असेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर जूस्पोर या एप्लानोस्पोर्स होंगे। अब यहाँ पर जो स्पोर्स है वो एंडोजीनियसली एक स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। जाइगोस्पोर, दो गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा। गैमेट अगर मॉर्फोलॉजी में दिखने में सिमिलर है तो आइसोगैमस, अदरवाइज एन आइसोगैमस और ऊगैमस। यहाँ पर एग्जांपल राम से याद रखो, आर से राइजोबस जो कि ब्रेड मोल्ड है, ए से एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर, और एम से म्यूकोर। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पर याद रखो। दूसरा है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई, यानी एस्कोमाइसिटीज क्या है, मोस्टली मल्टीसेलुलर है। पेनिसिलियम इसका एग्जांपल है, रेयरली यूनिसेलुलर होगी, जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस, ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है और ये यूनिसेलुलर है। ये सैप्रोफिटिक होगी, डिकम्पोजर्स होगी, और कोप्रोफिलर जो काउ डंग के ऊपर ग्रो हो रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोप्रोफिलर काउ डंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली फंजाई को कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। फिर क्या है हमारे पास, ब्रांच सेप्टेड। माइसीलियम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जो सिनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी सारे ब्रांच्ड और सेप्टेड है। यहाँ पर कोनिडिया क्या है, एक्सोजीनियसली एक कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई के अंदर प्रोड्यूस होंगे, मतलब एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल याद रखो, एस्परजिलस, क्लेविसैप, न्यूरोस्पोरा, कैन से याद रखो। एस्परजिलस, क्लेविसैप, न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं। मोरल और ट्रफल जो आप खाते हो वो भी एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफपोल, इनसे बिलोंग करते हैं। सॉइल, लॉग्स और ट्री स्टम्प्स वगैरह में प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स के तरफ ये प्रेजेंट हो गए, जैसे रस्ट और स्पट इसका एग्जांपल है। माइसीलियम के बारे में आप पढ़ चुके हो कि फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ असेप्टेड और सिनोसिटिक है, बाकी सब में तो ब्रांच और सेप्टेड है। यहाँ पर कोई भी असेक्सुअल स्पोर हमें नहीं मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है, याद रखो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्टेज ही एब्सेंट है। प्लाज्मोगेमी कैसे होगी, जब दो वेजिटेटिव और सोमैटिक स्ट्रक्चर सेल्स आपस में आकर फ्यूज करेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी। याद रखो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है। अब कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होगी और इस बेसिडियम से 4 स्पोर्स बनेंगी। बेसिडियो बाहर की तरफ, यानी यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनियसली बनते हैं। इस ट्रिक से शायद आपको ये याद हो जाए। कॉमन एग्जांपल इसके पढ़ोगे जैसे अगैरिकस, मशरूम, स्टिलेगो, स्मट और पक्सीनिया, जिसको हम रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। लास्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई की बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। जब भी हमें यहाँ पर किसी की भी सेक्सुअल स्टेज मिलती है तो उसको हम बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में भेज देते हैं। अब आपके ऊपर सवाल आएगा कि मैम फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं भेजते, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के पास जो माइसीलियम है वो क्या है, वो ब्रांच, वो क्या है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसाइटिक है। और यहाँ पर जो माइसीलियम है वो कैसी होगी, ब्रांच्ड और सेप्टेड होगी। ब्रांच्ड और सेप्टेड होगी तो इसको हम बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में ही भेज सकते हैं, फाइकोमाइसिटीज में हम इसको नहीं भेज सकते। यहाँ सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स मिल रहे हैं जो कि कोनिडिया है। माइसीलियम की हमने बात कर ही ली है। कुछ मेंबर्स यहाँ पे सैप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे, और ये मिनरल रीसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकियम और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा याद रखना, माइक्रोस्पोर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले में। ये साइक्लोस्पोरिन ए की तरह यूज होता है, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी यूज करते हैं। मतलब इससे हम साइक्लोस्पोरिन ए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फंजाई हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, फंजाई के पहले क्वेश्चन करने हैं, फिर हम चलेंगे आगे। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। सही बात है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स वगैरह में यूज करते हैं। मोरल एंड ट्रफल वो तो एडिबल इन नेचर है, तो यहाँ तो पॉइजनस लिखा है, ये तो गलत हो गया। इनकरेक्ट बताना है, मोरल और ट्रफल्स क्या है, एडिबल डेलिकेसीज है। देखो 2 साल 2015 में और ये 2019 में ये सेम क्वेश्चन और ये सेम जो ऑप्शन है ये यूज हुआ है। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कालॉइड्स एंड एलएसडी, ये आपको भी नहीं पता तो छोड़ दो। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली। अभी बताया था कोनिडिया कौन में, बाहर की तरफ, तो कोनिडिया एक्सोजीनियसली, और एस्कोस्पोर, एस्कस मतलब सैक में अंदर की तरफ, तो एस्कोस्पोर वो कह रहा है एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो ट्रू है। ईस्ट
कि फिलामेंटस बॉडी है, स्पेशल लाइन लिखी हुई है एक्सेप्ट फॉर ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारी फंजाई फिलामेंटस है। तो यहाँ तो इसने बोल दिया ईस्ट ही फिलामेंटस है, तो ये तो हमारे पास रोंग ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नहीं, न्यूक्लियस की फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज प्लाज्मोगेमी। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, ये हमारे पास गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कैन शी सेल, नहीं वो हिट्रोसिस्ट होती है, ये भी गलत है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड हो रहे हैं वो सैप्रोफाइट है, ये गलत है, तो डेड है। देखो ये दो क्वेश्चन सेम है, ये 2020 में पूछा गया और 2021 में ही ऑप्शन ऊपर नीचे करके दोबारा पूछ लिया। ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल, नहीं वो हिट्रोसिस्ट होता है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, कैरियोगेमी उसको नहीं बोलते। न्यूक्लियस की फ्यूजन को कैरियोगेमी हम बोलते हैं। अगला हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई। पफ बॉल, मशरूम और ब्रैकेट फंजाई, ये देखो ये सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। उसके बाद है इम्परफेक्ट फंजाई जो डिकम्पोजर की तरह काम करती है, वो ड्यूट्रोमाइसिटीज है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, देखो जैसे एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा सैक्रोमाइसिस, उसके बाद फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा एल्ब्यूगो, उसके बाद हमारे पास बेसिडोमाइसिटीज से यूस्टिलेगो और ड्यूट्रोमाइसिटीज से ट्राइकोडर्मा। आगे चलते हैं। अगला, ये प्लांट और एनिमल के बारे में तो आप आगे पढ़ोगे ही, फिर भी पढ़ लेते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट में आते हैं। हीट्रोट्रॉफ हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल याद रखना, ब्लैडर बोट और वीनस फ्लाईट्रैप। कसकटा पैरासिटिक है, क्लोरोफिल होता है इनके पास, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इनकी लाइफ साइकिल में दो फेज मिलते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। ये अल्टरनेट करते रहते हैं ये दोनों फेसिस, तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। एनिमल्स में याद रखो यूकैरियोट तो है, हिट्रोट्रॉफिक है, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। सेल वॉल यहाँ पर नहीं होगी, ये मल्टी सेलुलर होंगे। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और फैट होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक में ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या है। इनके पास स्पेशलाइज इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल का, और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, उसी के बाद बच्चा जो है वो पैदा होता है। फिर आता है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकन्स। इन सबको 5 मिनट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे और 3-4 मिनट में ये लेक्चर हमारा खत्म है। देखो इन सारों की कोई जगह नहीं थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक है। वायरसेस, फ्लू वगैरह कॉमनली हमने सुना जो वायरस से होता है। वायरस की कोई क्लासिफिकेशन, किसी क्लासिफिकेशन में वायरस ऐड नहीं है, क्योंकि वायरस को हम लिविंग की तरह क्लासीफाई नहीं करते हैं। लिविंग नहीं है वायरस, ये नॉन सेलुलर है। हमारी बॉडी के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा तो ये लिविंग बन जाएगा, अदरवाइज ये बाहर क्या है, एक नॉन लिविंग की तरह ये प्रेजेंट है। अब ये किसी सेल के अंदर जब जाएंगे तो सेल की जेनेटिक मशीनरी को यूज करके अपने आप को वहां रेप्लिकेट करेंगे। वायरस का मतलब होता है वेनम, यानी कि पॉइजनर फ्लूइड। डिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टबैको मोज़ेक डिसीज कोज कर रहे हैं, ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, सॉरी वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। एम.डब्ल्यू. बिजरनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया, एक हेल्दी प्लांट में से इन्होंने टबैको प्लांट में से ये वायरस निकालकर, जब एक नॉन हेल्दी प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट से ये वायरस का फ्लूइड निकालकर जब हेल्दी प्लांट में डाला तो वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। मतलब ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैला सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने टर्म यूज की कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है। डब्ल्यू.एन. स्टैनले ने 1935 में देखा कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स में प्रोटीन होता है। आज हमें पता भी है इसका जो प्रोटीन, इसका जो कोट होता है बाहर का, वो प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, पैरासाइट की तरह ये काम करते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब ये बाहर का कोट जो होता है वो प्रोटीन का होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों हो। फिर न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड है, और बाहर प्रोटीन का बना हुआ है कैप्सिड है। वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होता है। कुछ बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया जो मतलब जैसे बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनका जो कैप्सिड है, बाहर का आउटर कोड है, वो स्मॉल कैप्सोमियर से बना होता है, अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। वायरस से होने वाले डिसीज याद रखो, मम्प, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा।
एड्स भी जो ह्यूमंस पे होता है वो वायरस से होता है। और क्या क्या वायरस के सिम्टम है प्लांट में, कि जैसे मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, लीव्स का येलोइश हो जाना, या ड्वार्फिंग, छोटा रह जाना, या स्टंटेड ग्रोथ। फिर वायरॉइड्स की बात करेंगे। टी और डाइनर ने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो वायरस से भी छोटा है, वायरस से छोटा वायरॉइड। इसके पास फ्री आरएनए है लेकिन इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है। आरएनए जो है वायरसेस का, वो वायरॉइड्स का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। प्रियोन्स, प्रियोन्स वायरॉइड से उल्टे, मतलब इनके पास क्या है, प्रोटीन का एबनॉर्मली फोल्डेड ये प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रियोन्स बोल रहे हैं। इससे कुछ ये वायरसेस की तरह ही होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं। और कुछ नोटेबल डिसीजेस जो प्रियोन से होते हैं वो हैं बीएसई, बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, जिसको मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं। और ऐसे ही ह्यूमंस पे इसका सेम वेरिएंट क्या है, क्रूट्सबर्ग्स जैकोब डिसीज। लाइकन्स की बात करेंगे। लाइकन्स मतलब सिम्बाइटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जहां दोनों को ही फायदा हो, किसके बीच में, एल्गे और फंजाई के बीच में। एल्गेल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलेंगे और फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड बोलेंगे। हिट्रोट्रॉफिक होंगे, एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं। एल्गे जो यहाँ पर एल्गे और फंजाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एल्गे खाना बनाएंगे फंजाई के लिए और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिट्टी में से मिनरल्स वगैरह को, वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करके देगा एल्गे को। लाइकन्स गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपना काम खत्म। फंजाई के क्वेश्चंस तो ही गए थे, आगे हमने यहाँ पर करने। देखो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है, वायरॉइड्स लाइक लैक अ प्रोटीन कोड, सही है। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, सही है। इन्फेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरसेस इज प्रोटीन कोड, नहीं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये गलत है, तो इसको टिक कर दो। प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये क्या है हमारे पास, सही है। वायरसेस के बाद डीएनए इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड में, क्योंकि ये सही है हमारे पास। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैड काउ डिसीज और क्रूट्सबर्ग जैकोब डिसीज जो ह्यूमंस में हो रहा है वो प्रियोन्स की वजह से हो रहा है। मैड काउ डिसीज किसकी वजह से हो रहा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन यानी प्रियोन्स की वजह से। वायरॉइड्स वायरस से कैसे डिफरेंस होते हैं, इनका जो आरएनए मॉलिक्यूलर है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर में लाइकन्स ग्रो नहीं करते, ये ट्रू है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स को माइकोबाइंड बोलते नहीं, उसको फाइकोबाइंड बोलते हैं हम। फंगल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड, बेसिकली ये अपोजिट लिख दी तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। लाइकन्स आर नॉट गुड इंडिकेटर ऑफ, इतना आसान क्वेश्चन है ये, 2019 में आया हुआ। चलो ये चैप्टर अपना खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स देना। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो बता दो। साथ साथ में टेलीग्राम को फॉलो कर लो, नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले लो, स्पीडीली अपनी तैयारी करो, बायो को जल्दी से खत्म करो। एक साथ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर हमारे लेक्चर और नोट्स है, और बाकी का टाइम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में दो। ओके बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।